नमस्कार, स्वागत है आपका केकी स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के सिद्धांत, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है लेमार्क का सिद्धांत। यह सिद्धांत लेमार्क ने दिया था 1809 में। लेमार्क का पूरा नाम है जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। इस सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेमार्क के अनुसार वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण अधिक प्रयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित तथा कम प्रयोग में आने वाले अंग कम विकसित होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण, जैसे कि आप ये जिराफ देख रहे हो और आपने आजकल भी जिराफ देखे होंगे जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? लंबे, ठीक है, उनकी गर्दन सबसे लंबी होती है। लेमार्क कैसे कहता है कि उनके पूर्वज देखते हैं ना, तो वो इतने लंबे नहीं थे, वो क्या थे? छोटे थे। जो उनका जिस स्थान पर वो रहते थे ना, उस स्थान पर घास पाई जाती थी, तो पहले तो वो घास खाते थे, लेकिन जब अफ्रीका में रेगिस्तान हो गया, जब वो सारा अफ्रीका रेगिस्तान बन गया, तब क्या हुआ? तो फिर वो क्या खाते थे? पेड़ खाते थे। लेकिन वहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते थे वो काफ़ी ऊंचे होते थे, जिस कारण उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी पेड़ों को खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए। तो इस प्रकार वो जिराफ है, उन्होंने क्या किया? उनकी गर्दन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी गर्दन लंबी होती गई और उनमें एक गुण विकसित हो गया। कौन सा? लंबी गर्दन वाला। तो वो गुण पहले तो नहीं था ना उनमें, वो बाद में आया, जैसे समय बीता वैसे वैसे। तो एक तो ये एग्जांपल है किनका? लेमार्क का। जिन अंगों का हम अधिक प्रयोग करते हैं वो अधिक विकसित और जिनका कम प्रयोग करते हैं वो कम विकसित होते हैं। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है, ये तो अधिक विकसित वाला एग्जाम्पल है ना। अब एक कम विकसित वाला एग्जाम्पल देखते हैं, वो है सांप का। देखो, पहले कहा जाता है कि सांप के क्या पाए जाते थे? पैर पाए जाते थे। और ये सिर्फ कहने वाली बात ही नहीं है, ये देखने में भी मिला है। जैसे कि सर्प का जीवाश्म, ये सांप का जीवाश्म है आपको जो दिख रहा है, इसमें आपको ये 2 पैर दिख रहे होंगे, पैर सहित भी लिखा हुआ है इसमें। तो पहले क्या था लेमार्क के अनुसार कि सांपों के पैर पाए जाते थे, लेकिन सांप रेंगता था और वो बिल में रहता था छोटी सी, तो वो जब बिल में घुसता था ना, पाँव उसके अंदर क्या करते थे? उसको दिक्कत पैदा करते थे उसके अंदर जाने के लिए, बिल के अंदर। तो वो धीरे धीरे वो उसके अंदर क्या है कि सांप पैर का कम यूज़ करता था, जिस कारण उसके जो पैर हैं वो क्या हो गए? लुप्त हो गए। इस नियम को क्या कहा गया? लेमार्क ने, जिन अंगों का हम कम प्रयोग करते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। ये किन्होंने कहा? लेमार्क ने। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया। वो देखते हैं किस आधार पर किया। तो लेमार्क के सिद्धांत का खंडन, तो एक तो थे बीजमैन। उन्होंने क्या किया? जैसे काफ़ी सारे चूहे लिए, जैसे जैसे उनकी प्रजातियाँ आती गई वैसे वैसे उनकी पूंछ काटते गए। तो लास्ट में उन्होंने 20 ऐसे उनकी संतति देख ली, लेकिन 20 के 20 जो चूहे उन्होंने उत्पन्न हुए देखे ना, उनके अंदर क्या थी? कोई भी चूहा ऐसा नहीं था जिसकी पूंछ कटी हुई हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी ऐसा गुण है ना जो हमें वातावरण से प्राप्त नहीं होता है। ये किसने कहा? बीजमैन ने। अगला एक ऐसा, चलो मान लो आपको ये एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आया, हम एक और देख लेते हैं। जैसे कि करण छेदन वाला। करण छेदन माने कान छेदन वाला। आपने सबको देखा है कि आपके दादी नानी या ऐसे कितनी लेडीज़ होती हैं जिन सबके कान बिंदवाए जाते हैं। तो कईयों के तो जन्म से ही बिंदवा देते हैं। तो लेकिन कभी भी आपने ऐसा बच्चा देखा है जिसके कान बिंदे हुए पैदा हुए? नहीं। तो इसीलिए कई वैज्ञानिकों ने लेमार्क के सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया भी। नहीं, आपने जो बात कही है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं सही हो सकती है, लेकिन ये लेमार्क का सिद्धांत हुआ। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, जो कि है डार्विन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, इसीलिए तो ये डार्विन का सिद्धांत है। अब रियल सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, वो देखते हैं। जैव विकास हेतु प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जिसमें इसने क्या किया? डार्विन ने काफ़ी सारे पॉइंट बताए हैं, वो भी स्टेप वाइज। जिसमें फर्स्ट है हमारा जीवन संघर्ष का सिद्धांत या जीवन संघर्ष। ये क्या होता है? जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो जीव क्या करते हैं?
आपस में लड़ने लगते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए। इस लड़ने को या आप इस संघर्ष को क्या कह सकते हो? जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये बात उन्होंने बताई, किन्होंने? डार्विन ने। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब हम देखते हैं सेकंड है हमारा प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? इन्होंने कहा कि जीवन जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष में जंतु ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। मतलब प्राकृतिक वर्ण जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, बस इसे ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, वो क्या है? नई जातियों की उत्पत्ति। अब लाभदायक लक्षणों की वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, ये आप सबको पता है। वे हानिकारक अनावश्यक धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ये बात तो सीधी लेमार्क ने भी बताई थी। आगे देखते हैं, कई बार विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बाद नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अत्यधिक भिन्न हो जाती है। ये बात किन्होंने कही है? ये बात कही है डार्विन ने। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि माना गया है कि जो आप कुत्ते देखते हो, लोमड़ी और भेड़िए, तो ये सब क्या है? ये सब माना जाता है एक ही प्रजाति के। तो इनका आप कह सकते हो पूर्वज एक ही थे, लेकिन इनकी रहने की स्थिति अलग अलग थी। जैसे कुत्ते गलियों वगैरह में रहते हैं तो मनुष्य के पास रहते हैं, आप ये कह सकते हो। जबकि लोमड़ी ये सब क्या है? जंगल में रहते हैं, भेड़िया जंगल में रहते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक भी है और वैसे ही है जैसे इनका वातावरण है। इसलिए इनके दांत कुछ सामान्य कुत्तों से ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी ही ज़रूरत है, वहाँ पे इनको बनी बनाई रोटी नहीं मिलती है जंगल में। तो ये बात होगी। ये सब चीज़ें उनमें कैसे उत्पन्न हुई थी? तो इनकी जाति एक ही थी ना, लेकिन फिर भी इनमें भिन्नता पाएगी। और ऐसी भिन्नता देखो, आज आपने कुत्ते को और लोमड़ी को खड़ा कर दो, कोई देख के कह नहीं सकता कि इनकी कहीं ना कहीं प्रजाति एक ही थी, तो या फिर भेड़िए की जाति एक ही थी। ठीक है, ये स्पेशल बात किन्होंने बताई? डार्विन ने। तो ये डार्विन की थ्योरी की क्या है? एक पिक्चर है। आगे हमारा है नव डार्विनवाद, जो किसने दिया? डार्विन ने। बस नव का मतलब नया। इन्होंने अपने पुराने सिद्धांत में कुछ नए परिवर्तन कर दिए और कुछ नया ऐड कर दिया। वो क्या था वो हम देखते हैं। इन्होंने बताया कि नई जाति की उत्पत्ति जाति विशेष के सदस्यों में जीन परिवर्तन के कारण होती है। तो जीन परिवर्तन पर इसने स्पेशल बल दिया। अब हम आगे देखते हैं और क्या बताया इन्होंने। केवल आनुवांशिक विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं, वह वातावरणीय विशेषताएं जंतु के साथ ही समाप्त हो जाती है। अब इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये लेमार्क के बिल्कुल विपरीत इन्होंने बताया है। इन्होंने कह दिया कि जो आनुवांशिक रूप से जो हमें मिलता है ना, सिर्फ वही हम वंशानुगत जाते हैं, अगली जाति में सिर्फ वही गुण जाते हैं। जबकि जो हम वातावरण से अर्जित या ग्रहण करते हैं ना, वो चीज़ें वहीं की वहीं समाप्त हो जाती हैं। मतलब उस जंतु के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, आगे वाले जंतु के साथ नहीं जाती। ठीक है, अगला है हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो हमने 2 सिद्धांत पहले पढ़ लिए, एक तो लेमार्क का सिद्धांत, दूसरा डार्विन का सिद्धांत। अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि किसने दिया? ह्यूगो दी ब्रीज ने। इन्होंने जब पौधों पर परीक्षण किया तो पाया कि कुछ पौधे अकस्मात अपनी जाति से भिन्न उत्पन्न हुए। मतलब कि कुछ पौधे अपनी जाति से बिल्कुल भिन्न थे। ये लक्षण वंशागत होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं अकस्मात वंशानुगत लक्षणों के परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन एकाएक होते हैं, अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं, उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। बस ये मेन बात है। ये किन्होंने बताई? ब्रीज ने। और इनके सिद्धांत का नाम उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन के। अब ये जो अचानक परिवर्तन होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं? तो इन्होंने कारण बताए, जीनों की संख्या में परिवर्तन। पहली बात इन्होंने बताई कि जीनों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। दूसरी बात, जीनों की व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या तीसरी बात आप कह सकते हो जीनों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। संख्या, व्यवस्था और संरचना, इन तीनों में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होते हैं। आगे है परिवर्तन के साधन है हमारे मस्टर्ड गैस, नाइट्रस गैस, फिनोल, बीटा किरणें, एक्सरे ईटीसी। उत्परिवर्तन के कारण हैं या साधन हैं। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।